नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की संस्कृत के अंतर्गत इसके दूसरे पाठ के अभ्यास को हल करेंगे। अभ्यास के पहले प्रश्न में एक पदेन उत्तरम लिखत यानी नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला प्रश्न है, माता काम आदिशत। माता ने किसे आदेश दिया? माता ने पुत्री को आदेश दिया था, तो एक शब्द में इसका उत्तर होगा पुत्रीम। दूसरा प्रश्न है, स्वर्ण काकः कान आखादत। जो स्वर्ण काक था, सोने वाला कौवा, उसने किन्हें खाया, क्या खाया? इसका एक शब्द में उत्तर है तंडुलान यानी चावल के दानों को। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, प्रासादः कीदृशः वर्तते। प्रासाद यानी कि महल, महल किस प्रकार का था? महल सोने का बना हुआ था, तो इसका उत्तर होगा एक शब्द में स्वर्णमयः यानी सोने का बना हुआ, सुनहरा। चौथा प्रश्न, गृहम आगत्य तया का समुद्घाटिता। घर आकर उसके द्वारा क्या खोला गया? इसका उत्तर है मंजूषा यानी एक पेटी। पांचवा प्रश्न, लोभविष्टा बालिका कीदृशीम मंजूषाम नयति। अर्थात लोभी बालिका किस प्रकार की पेटी को ले जाती है? इसका उत्तर है बृहत्तमाम यानी सबसे बड़ी वाली पेटी को। इसके बाद इसके दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। इनका उत्तर पूरे वाक्य में देना है। पहला प्रश्न है, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धन वृद्धा की यानी गरीब बूढ़ी महिला की जो पुत्री थी, वो किस प्रकार की थी, कैसी थी? इसका उत्तर होगा निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। अर्थात निर्धन वृद्धा की बेटी विनम्र व्यवहार वाली और सुंदर थी। दूसरा प्रश्न, बालिकाया पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। बालिका के द्वारा पहले किस प्रकार के कौवे को नहीं देखा गया था? सरल शब्दों में कहें तो बालिका ने इससे पहले किस प्रकार के कौवे को नहीं देखा था? इसका उत्तर होगा बालिकाया पूर्वम स्वर्णपक्षः रजत चंचु स्वर्णकाकः न दृष्टमासीत्। बालिका के द्वारा इससे पहले सोने के पंखों वाले और चांदी की चोंच वाले कौवे को उसने नहीं देखा था। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, निर्धनायाः दुहिता मंजूषायाम कानि अपश्यत। निर्धन दुहिता ने, जो गरीब पुत्री थी, उसने पेटी में किन्हें देखा? इसका उत्तर एक वाक्य में होगा निर्धनायाः दुहिता मंजूषायाम महारहाणि हीरकाणि अपश्यत। अर्थात गरीब पुत्री ने, गरीब बालिका ने पेटी में बहुमूल्य हीरों को देखा। चौथा प्रश्न पूछा गया है, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? इसका उत्तर होगा बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयं प्रासादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। यानी बालिका वृक्ष के ऊपर सुनहरे महल को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत। जो गर्वित बालिका थी, जो घमंडी बालिका थी, उसने किस प्रकार की सीढ़ी को मांगा और किस प्रकार की सीढ़ी को उसने प्राप्त किया? इसका उत्तर है गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत। घमंडी बालिका ने सोने की सीढ़ी की मांग की, परम सा ताम्रमयम सोपानमेव प्राप्नोत, परंतु उसे तांबे वाली सीढ़ी ही प्राप्त हुई। इसके बाद अभ्यास के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले भाग में अधोलिखिता नाम शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों का विलोम पद पाठ में से चुनकर लिखिए। जैसे कि पहला शब्द दिया गया है पश्चात, इसका अर्थ होता है बाद में। इसका विलोम पद, इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द होगा पूर्वम अर्थात पहले। दूसरा शब्द है हसितुम, हंसने के लिए। इसका विलोम शब्द होगा रोदितुम यानी रोने के लिए।
तीसरा शब्द अधः दिया गया है जिसका अर्थ होता है नीचे। इसका विलोम शब्द ऊपरी होगा। इसके बाद श्वेतः शब्द दिया गया है यानी कि सफेद। इसका विलोम पद होगा कृष्णः यानी काला। अगला शब्द सूर्यास्तः, इसका विलोम शब्द होगा सूर्योदयः। अंतिम शब्द सुप्तः दिया गया है यानी सोया हुआ, और इसका विलोम पद होगा प्रबुद्धः यानी जागृत, जागा हुआ। इसी के दूसरे भाग में संधिम कुरुत यानी इनकी संधि कीजिए। जैसे कि पहले दिया गया है नि जमा अवसत, इसकी संधि होगी न्यवसत। इसी प्रकार सूर्य जमा उदय, इसकी संधि होगी सूर्योदयः। वृक्षस्य जमा उपरि, इसकी संधि बनेगी वृक्षस्योपरि। ही जमा अकार्यत, इसकी संधि लिखी जाएगी हयकार्यत। इसी प्रकार च जमा एकाकिनी की संधि हम लिखेंगे चैकाकिनी। इति जमा उक्त्वा, इसे लिखेंगे इत्युक्त्वा। प्रति जमा अवदत, इसकी संधि बनेगी प्रत्यवदत। प्र जमा उक्तम, इसे हम लिखेंगे प्रोक्तम। अत्र जमा एव की संधि होगी अत्रैव। तत्र जमा उपस्थिता, इसे हम लिखेंगे तत्रोपस्थिता। यथा जमा इच्छम, इसे लिखेंगे यथेच्छम। इसके बाद अभ्यास के तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्थूल पदान अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो स्थूल पद दिए गए हैं, जो बोल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, उनके आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे कि पहले वाक्य में ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, यहाँ जो बोल्ड वर्ड्स हैं, जो स्थूल पद हैं, वो है निर्धना स्त्री। तो इसके स्थान पर हम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे और इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, तो ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा। इस वाक्य का अर्थ बनता है गांव में निर्धन स्त्री रहती थी, हमें निर्धन स्त्री को प्रश्न में बदलना है। तो प्रश्न बनेगा गांव में कौन रहती थी, अर्थात ग्रामे का अवसत, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में स्वर्ण काकम निवारयन्ति बालिका प्रार्थयत। स्वर्ण काक को निवारते हुए यानी उसे हटाते हुए बालिका ने प्रार्थना की। यहाँ स्वर्ण काकम को प्रश्न में बदलना है, तो प्रश्न बनेगा किसे हटाते हुए बालिका ने प्रार्थना की, अर्थात कम निवारयन्ति बालिका प्रार्थयत, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरे वाक्य की ओर बढ़ेंगे। सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। यहाँ सूर्योदयात को प्रश्न में बदलना है। सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। इसका प्रश्न बनेगा किससे पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई, अर्थात कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा वाक्य देखते हैं। बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत्। बालिका निर्धन माता की पुत्री थी। निर्धन मातु को प्रश्न में बदलना है, तो प्रश्न बनेगा बालिका किसकी पुत्री थी, अर्थात बालिका कस्याः दुहिता आसीत्, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अंतिम वाक्य दिया गया है। लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। लोभी वृद्धा को स्वर्णकाक के रहस्य का पता चल गया। यहाँ स्वर्णकाकस्य का प्रश्न निर्माण करना है, तो स्वर्णकाकस्य के आधार पर प्रश्न बनता है लोभी वृद्धा ने किसका रहस्य जान लिया था, अर्थात लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। अभ्यास के चौथे प्रश्न में प्रकृति प्रत्यय का संयोग कीजिए। जैसे कि वि जमा लोक्र जमा ल्यप प्रत्यय, इसका पद बनेगा विलोक्य। इसी प्रकार नि जमा क्षिप जमा ल्यप, ये बनेगा निक्षिप्य। इसके बाद दिया गया है आ जमा गम जमा ल्यप, ये बन जाएगा आगम्य। दृश जमा कत्वा, ये दृष्टवा बन जाएगा। इसी प्रकार शी जमा कत्वा, ये शयित्वा लिखा जाएगा। अंत में दिया गया है लघु जमा तमप प्रत्यय, ये बन जाएगा लघुतमम। और इसी के विपरीत पांचवें प्रश्न में दिया गया है प्रकृति प्रत्यय का विभाजन कीजिए। जैसे कि रोदितुम, इसका विभाजन बनेगा रुद जमा तुमुन,
दृष्ट्वा। दृष्ट्वा को हम लिखेंगे दृश्य जमा कत्वा। विलोक्य का विभाजन होगा वि जमा लोक्र जमा ल्यप। इसी प्रकार निक्षिप्य, इसे हम लिखेंगे नि जमा क्षिप जमा ल्यप। आगत्य को लिखा जाएगा आ जमा गम जमा ल्यप। शयित्वा को लिखेंगे शी जमा कत्वा। और लघुतमम, इसे लिखेंगे लघु जमा तमप। अभ्यास के छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखितानि कथनानि क का कम काम च कथयति। यानी कि नीचे लिखे हुए वाक्यों को, इन कथनों को कौन किसे कहता है। जैसे कि पहला वाक्य दिया गया है, पूर्वम प्रातराशः क्रियताम, पहले सुबह का नाश्ता कर लो। ये बात स्वर्णकाक ने कही थी विनम्राम बालिकाम को, विनम्र बालिका को। दूसरा वाक्य दिया गया है, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। यानी कि धूप में सूख रहे चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। ये बात माता ने कही थी बालिकाम, अपनी बालिका को, अपनी पुत्री को। तीसरा वाक्य, तंडुलान मां भक्षय, चावलों को मत खाओ। ये बात बालिका ने कही थी स्वर्णकाकम को। चौथा वाक्य, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। स्वर्णकाक ने यह बात कही थी बालिका को, विनम्राम बालिका को। इसके बाद पांचवा वाक्य दिया गया है, भो नीचकाक अहमागता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। हे नीचकाक, मैं आ गई हूं, मुझे चावलों का मूल्य प्रदान करो। ये बात गर्विता बालिका, घमंडी बालिका ने कही थी स्वर्णकाकम, स्वर्णकाक को। अभ्यास का सातवां और अंतिम प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकगतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। यानी कि नीचे दिए हुए उदाहरणों का प्रयोग करते हुए, एक उदाहरण दिया गया है उसका प्रयोग करते हुए कोष्ठक में दिए हुए पदों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जैसे कि दिया गया उदाहरण है मूषकः और रिक्त स्थान बहिः निर्गच्छति, मूषक बाहर निकल जाता है। और यहाँ कोष्ठक में बिल शब्द दिया गया है। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो बिल की पंचमी विभक्ति होगी बिलाद। तो पूरा वाक्य बन जाएगा मूषकः बिलाद बहिः निर्गच्छति। इसी प्रकार पहला वाक्य दिया गया है जनः, इसके बाद रिक्त स्थान है, बहिः आगच्छति, लोग बाहर आते हैं। और कोष्ठक में ग्राम शब्द दिया गया है, ग्राम की पंचमी विभक्ति होगी ग्रामात। इसी प्रकार हर एक वाक्य में जो कोष्ठक में शब्द दिया गया है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए हम लिखेंगे। जैसे कि दूसरे वाक्य में नद्यः रिक्त स्थान निस्सरन्ति, नदियाँ निकलती हैं। कोष्ठक में पर्वत शब्द दिया गया है, एक वचन के लिए हम पर्वतात लिख सकते हैं और बहुवचन के लिए पर्वतेभ्यः लिख सकते हैं। तीसरे वाक्य में वृक्ष शब्द ब्रैकेट्स में यानी कोष्ठक में दिया गया है, वृक्ष की पंचमी बनेगी वृक्षात। तो पूरा वाक्य बन जाएगा वृक्षात पत्राणि पतन्ति। इसी प्रकार अगले वाक्य में सिंह, सिंह की पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए पूरा वाक्य बनेगा बालकः सिंहात विभेति। अगला वाक्य, इसमें क्लेश शब्द दिया गया है कोष्ठक में, इसकी पंचमी विभक्ति होगी क्लेशात। तो पूरा वाक्य बनेगा ईश्वरः क्लेशात त्रायते। अंतिम शब्द पाप दिया गया है कोष्ठक में, इसकी पंचमी विभक्ति पापात का प्रयोग करते हुए पूरा वाक्य बन जाएगा प्रभुः भक्तम पापात निवारयति। तो ये था कक्षा 9 की संस्कृत के दूसरे पाठ का अभ्यास। आशा है आपको यह अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।